पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि गॉड ऑफ इमोशंस हुओ युहाओ और उसका परिवार गॉड ऑफ सिन से लड़ाई कर रहा था। अब आगे देखेंगे। घमंडी देवता यह हमला छोड़ने के बाद एक पल के लिए खुद भी ठिठक गया। हाँ, चाहे कोई भी विवाद क्यों ना हो, देवताओं को मारा नहीं जा सकता। गॉड रेल्म में लड़ाई सिर्फ गॉड रेल्म के नियंत्रण के लिए होती है। अगर किसी देवता को बेवजह मार दिया गया तो सीधे देवताओं की सजा को बुलावा मिलेगा। यह कोई मजाक नहीं है। लेकिन अब रुकना साफ तौर पर बहुत देर हो चुकी थी। भयानक और घमंडी नाइन हेवनली गॉड थंडर पहले ही गॉड ऑफ वॉर और गॉड ऑफ स्पीड के सामने पहुंच चुका था। गॉड ऑफ वॉर और गॉड ऑफ स्पीड के शरीर के चारों ओर की जगह पूरी तरह से बिजली और गरज की विकृत रोशनियों में बदल गई, जिससे उनके शरीर गहरे नीले रंग में चमकने लगे। लेकिन किसी वजह से चारों ओरिजिनल सिन गॉड्स को उनके चेहरों पर जरा भी डर नजर नहीं आया। गॉड ऑफ स्पीड ब्याओरान मुड़ी और एक फुर्तीली बिल्ली की तरह गॉड ऑफ वॉर की बाहों में समा गई। इसके तुरंत बाद उनसे एक असीम आभा से भरी सफेद रोशनी फूट पड़ी। गॉड ऑफ वॉर और गॉड ऑफ स्पीड की आभा पल भर में और भी शक्तिशाली हो गई और चार ओरिजिनल सिन गॉड्स की नजरों के सामने दोनों देवताओं के पीछे मौजूद 5 छल्लों वाले हेलो आपस में मिल गए। हेवनली गॉड लेई उस विशाल सफेद रोशनी के सामने एक पल के लिए रुक गया। अगले ही क्षण चारों ओरिजिनल सिन गॉड्स ने हैरानी से देखा कि हवा में अचानक एक विशाल सफेद बाघ प्रकट हो गया। उस सफेद बाघ की पीठ पर 3 जोड़ी पंख थे। उसका विशाल शरीर पूरी तरह से शुद्ध सफेद था, उसमें कोई भी दोष नहीं था। उसकी आंखें स्याही जैसी काली और अथाह गहराई से भरी हुई थीं। एक विशाल बाघ का पंजा अचानक आगे बढ़ा और सीधे वर्ल्ड डिफाइंग 9 फोल्ड हेवनली थंडर को चकनाचूर कर दिया। हालांकि पंजा खुद झुलसकर काला पड़ गया, लेकिन डिवाइन थंडर फिर भी टूट चुका था। इतना ही नहीं, उसी समय उस विशाल सफेद बाघ के शरीर के पीछे 7 हेलो की एक चमकदार रिंग खिल चुकी थी। फर्स्ट लेवल गॉड, 2 सेकंड लेवल गॉड्स की शक्ति का मेल सच में फर्स्ट लेवल गॉड की ताकत उगल सकता है। यह तो बिल्कुल ही अविश्वसनीय था, लेकिन चाहे यह कितना भी अकल्पनीय क्यों न लगे, यह सच में हो चुका था। विशाल सफेद बाघ ने अचानक जोरदार दहाड़ लगाई और गॉड ऑफ इमोशंस ने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर हल्का हो गया। अगले ही पल उसके कानों में एक गहरी आवाज गूंजी, जल्दी जाओ, वूटों को लेकर अपने ससुर से मिलने जाओ। एक शक्तिशाली सफेद रोशनी अचानक फूटी और विशाल सफेद बाघ एक बेहद ताकतवर सफेद प्रकाश पुंज में बदलकर आसमान की बैरियर से जा टकराया। अच्छा नहीं, गॉड ऑफ ग्रीड चिल्लाया और बाकी 3 ओरिजिनल सिन गॉड्स भी उसी समय हरकत में आ गए। चारों ने अपनी अपनी डिवाइन पावर छोड़ दी ताकि गॉड ऑफ वॉर और गॉड ऑफ स्पीड द्वारा बदले गए उस सफेद बाघ के टकराव को रोका जा सके। आखिरकार वे चारों फर्स्ट लेवल गॉड थे। भले ही गॉड ऑफ वॉर और गॉड ऑन ऑफ स्पीड अस्थायी रूप से फर्स्ट लेवल गॉड की शक्ति रखते हों, फिर भी वे चारों से मुकाबला नहीं कर सकते थे। लेकिन ठीक उसी पल एक विशाल वर्टिकल आई प्रकट हुआ। उस वर्टिकल आई में ऐसा लगा जैसे अनगिनत उतार चढ़ाव देखे हों। 7 इमोशंस एक साथ फूट पड़े। चमकती सुनहरी वर्टिकल आई में पुतलियां गहरे नीले रंग की थीं। फिर उन पुतलियों से अनगिनत नीले सुनहरे प्रकाश किरणें फूट पड़ीं। हर किरण एक छोटे हथौड़े में बदल गई और चारों ओर उड़ने लगी। ये छोटे हथौड़े 4 समूहों में बंट गए और एक साथ चारों ओरिजिनल सिन गॉड्स पर टूट पड़े। 4 फर्स्ट लेवल गॉड्स की ताकत के बावजूद ओरिजिनल सिन गॉड्स इनसे बच नहीं पाए और उन्हें अपनी डिवाइन पावर से ही इन्हें रोकना पड़ा। लेकिन जैसे ही ये छोटे हथौड़े टकराए, चारों ओरिजिनल सिन गॉड्स के चेहरे बदल गए, क्योंकि यह डिवाइन पावर का हमला बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि यह सीधे डिवाइन सोल की शक्ति थी। गॉड ऑफ इमोशंस ने कभी गॉड रेल्म में अपनी असली ताकत नहीं दिखाई थी और उसकी क्षमताओं से जुड़ी सारी जानकारी ह्यूमन वर्ल्ड से ही आई थी। चारों ओरिजिनल सिन गॉड्स जानते थे कि जब वह अभी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में था, तब उसकी मेंटल पावर बहुत ज्यादा थी। लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि डिवाइन कॉन्शियसनेस बनने के बाद उसकी सोल की शक्ति इतनी भयानक हो जाएगी। खुशी, गुस्सा, दुख, प्यार और नफरत, 7 अलग अलग इमोशंस 7 ओरिजिनल सिन गॉड्स के दिलों में फैल गए। सौभाग्य से वे खुद ओरिजिनल सिन के शासक थे, इसलिए भावनाओं के प्रति उनकी प्रतिरोधक क्षमता आम देवताओं से कहीं ज्यादा थी। फिर भी आत्मा से बने ये हथौड़े उनकी सोल्स पर जोरदार वार कर गए। नतीजा यह हुआ कि चारों ओरिजिनल सिन गॉड्स न तो तुरंत आसमान की बैरियर को मजबूत कर पाए, बल्कि डिवाइन पावर की आपूर्ति रुकने से बैरियर और कमजोर हो गई। मांट्रा इन नथिंगनेस, स्पिरिचुअल स्टॉर्म, यह हमला गॉड ऑफ इमोशंस और गॉड ऑफ बटरफ्लाई द्वारा छोड़ा गया था। यह भी गॉड ऑफ वॉर
और गॉड ऑफ स्पीड की तरह ही एक सोल फ्यूजन टेक्निक थी। साधारण स्किल्स देवताओं के सामने बेकार होती हैं, लेकिन सोल फ्यूजन स्किल अलग होती है। दो देवताओं की शक्ति जुड़कर, उन्नत होकर एक साथ फटती है। उसी पल यह स्पिरिचुअल स्टॉर्म चार फर्स्ट लेवल गॉड्स को डिवाइन पावर छोड़ने से जबरदस्ती रोकने में सफल हो गया। वर्टिकल आई बदल गई और अब वहां सिर्फ बटरफ्लाई गॉडेस का स्वरूप दिखाई दिया, लेकिन वह भी अब थोड़ी अलग थी। उसकी पहले की गुलाबी नीली आंखें अब काली हो चुकी थीं। उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उसकी पीठ के बटरफ्लाई विंग्स गायब हो चुके थे और उनकी जगह हल्की सी बर्फीली धुंध फैल रही थी। जब गॉड ऑफ बटरफ्लाई और गॉड ऑफ इमोशंस ह्यूमन वर्ल्ड में थे, तब दोनों के पास दो दो मार्शल सोल्स थीं। इसलिए गॉड ऑफ स्पीड और गॉड ऑफ वॉर की तरह सिर्फ एक नहीं, बल्कि उनके पास कुल चार सोल फ्यूजन स्किल्स थीं। इस समय यह दूसरी फ्यूजन थी, और वह भी एकदम नई। डांसिंग अलोन इन द फ्रॉस्ट, ए कलरफुल ड्रेस ऑफ लाइट। बटरफ्लाई गॉड अब बटरफ्लाई गॉड नहीं रही थी, बल्कि उनकी डिवाइन पावर्स के फ्यूजन से बनी एक नई देवी थी। गॉडेस ऑफ लाइट। आसमान में मौजूद गॉडेस ऑफ लाइट ने पीछे मुड़कर अपने माता पिता को देखा, जो वहां शांत नजरों से खड़े थे। उसने दांत भींचे और फिर मुड़ गई, सुनहरी रोशनी में बदलकर आसमान की ओर उड़ गई। गॉड ऑफ इमोशंस यह बात अच्छी तरह जानता था कि अगर वह इस समय अपने माता पिता को साथ ले जाने पर अड़ा तो शायद कोई भी नहीं बच पाएगा। सिर्फ चार ओरिजिनल सिन गॉड्स की सील्स से बाहर निकलकर ही वह अपने प्रियजनों को बचाने की संभावना रखता था। इसके अलावा गॉड रेल्म में डिवाइन पनिशमेंट की वजह से देवताओं को मनमाने ढंग से मारा नहीं जा सकता। सिर्फ गॉड रेल्म असेंबली में सार्वजनिक सुनवाई के बाद ही देवताओं को मारने का अधिकार मिलता है। यहां तक कि गॉड किंग भी इस नियम को नहीं बदल सकता। इसलिए कम से कम फिलहाल उन्हें अपने प्रियजनों की सुरक्षा की चिंता नहीं करनी थी। धमाका। आसमान में गॉड ऑफ स्पीड और गॉड ऑफ वॉर की सोल फ्यूजन टेक्निक नेदरवर्ल्ड व्हाइट टाइगर पूरी ताकत से बैरियर से टकरा चुकी थी। गॉड ऑफ इमोशंस और बटरफ्लाई गॉड की सोल फ्यूजन स्किल सोल स्टॉर्म द्वारा पहले की गई रुकावट की वजह से बैरियर थोड़ी ढीली पड़ गई और अचानक उसमें एक दरार खुल गई। लेकिन इस जबरदस्त टक्कर ने नेदरवर्ल्ड व्हाइट टाइगर को भी पीछे उछाल दिया, और जब उसका शरीर अभी हवा में ही था, तभी वह दोबारा गॉड ऑफ वॉर और गॉड ऑफ स्पीड के रूप में बदल चुका था। गॉडेस ऑफ लाइट उन्हें उठाने ही वाली थी, तभी उसने गॉड ऑफ वॉर की दहाड़ सुनी, जल्दी जाओ। आसमान में जो दरार अभी अभी खुली थी, वह अब बंद होने लगी थी। इस समय किसी दूसरे व्यक्ति का बाहर निकल पाना बिल्कुल नामुमकिन था। गॉडेस ऑफ लाइट के पीछे एक विशाल वर्टिकल आई उभरी, और वह वर्टिकल आई तुरंत नीले, बैंगनी और सुनहरे रंग की रोशनी में बदल गई। इसके तुरंत बाद तीनों रंगों की किरणों के मेल से बनी एक तेज रोशनी निकली और उस दरार पर जा गिरी जो बंद होने ही वाली थी। इस रोशनी ने आसमान में एक चमकदार सुनहरी लकीर छोड़ दी। सुनहरी रोशनी से बने उस रास्ते पर गॉडेस ऑफ लाइट की रफ्तार अचानक बहुत बढ़ गई, और वह एक पल में सुनहरी रोशनी बनकर उस दरार से बाहर निकल गई। यह गॉड ऑफ इमोशंस और गॉड ऑफ बटरफ्लाइज के बीच की एक और सोल फ्यूजन स्किल थी, विदरिंग इन ब्रिलियंस गोल्डन रोड। गोल्डन रोड को गॉडेस ऑफ लाइट की अवस्था में छोड़ा गया था। यह सोल फ्यूजन स्किल की अब तक की सबसे शक्तिशाली स्थिति थी। चार फर्स्ट लेवल गॉड्स ने स्पिरिचुअल स्टॉर्म सहने के बाद मिलकर तेजी से डिवाइन पावर डाली और बैरियर को सील करने की कोशिश की, फिर भी वे उनके जाने को रोक नहीं पाए। गॉड ऑफ वॉर और गॉड ऑफ स्पीड हवा से नीचे गिरे और गॉड ऑफ इमोशंस के माता पिता के सामने आकर खड़े हो गए। लेकिन अब दोनों देवताओं ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। उनके चेहरों पर बस एक हल्की सी मुस्कान थी। गॉड ऑफ इमोशंस दंपति का सुरक्षित निकल जाना कम से कम उनके लिए उम्मीद की एक किरण छोड़ गया था। हर एक सुनहरा हेलो ऐसा लग रहा था मानो आसमान और धरती को अपने भीतर समेटे हुए हों। वे हेलो घूमते हुए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ओर नीचे गिरने लगे। यह सी गॉड की सबसे शक्तिशाली कंट्रोल स्किल थी, जिसे गॉड रियल्म की नंबर 1 कंट्रोल स्किल भी कहा जाता है। एक बार अगर कोई अनफिक्स्ड स्टॉर्म के जाल में फंस गया, तो एक फर्स्ट लेवल गॉड भी 10 सेकंड के भीतर उससे बाहर नहीं निकल सकता। देवताओं के स्तर की टक्कर में 10 सेकंड बहुत ज्यादा होते हैं, बेहद ज्यादा। 9 हेलोस वाले शीर्ष देवता होने के बावजूद गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी सी गॉड के अनफिक्स्ड स्टॉर्म से सीधे टकराने की हिम्मत नहीं कर रहा था। शायद वह उससे कम समय में निकल पाता, लेकिन नतीजा निश्चित रूप से अच्छा नहीं होता। सी गॉड का फर्स्ट लेवल गॉड बन पाना काफी हद तक इसी अनफिक्स्ड स्टॉर्म की वजह से था। विशाल बैंगनी काले बादल के भीतर से एक गहरी दहाड़ गूंजी और तुरंत ही बादलों से बैंगनी काले हेलो निकलने लगे।
वे हवा में एक दूसरे पर चढ़ते गए और अंत में एक 9 छल्लों वाला हेलो बन गया। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ठीक उसी हेलो के नीचे खड़ा था और ठंडी नजरों से सीगो टैंग सान को देख रहा था। बैंगनी काली विनाशकारी सोच की लहरें फूट पड़ीं और एक पल में पूरा आसमान उसी रंग में बदल गया। विशाल बैंगनी काले थंडर आसमान से गिरने लगे और उड़ते हुए सुनहरे हेलो पर लगातार टूटने लगे। यह गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की डिवाइन थंडर ऑफ एनाहिलेशन थी। अगर यह मानव संसार में प्रकट हो जाए तो एक ही वार में किसी शहर या पहाड़ी श्रृंखला को नष्ट कर सकती थी, लेकिन अनफिक्स्ड स्टॉर्म से बने सुनहरे हेलो की सतह पर यह सिर्फ उन्हें दूर धकेल पा रही थी, उन्हें गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पास आने से रोक रही थी। आसमान में बैंगनी बिजली एक दूसरे को काट रही थी, गोल्डन रिंग्स नाच रहे थे और दोनों देवता दूर से आमने सामने खड़े थे। टांग सान ने ठंडी नजर से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को देखा। उसे कोई जल्दी नहीं थी। गॉड ऑफ निर्वाणा की तुलना में अनफिक्स्ड स्टॉर्म की खपत उसके लिए कहीं कम थी। डिवाइन पावर की कुल मात्रा के लिहाज से भी वह खुद को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से कम नहीं मानता था। इस तरह की खपत साफ तौर पर उसके पक्ष में थी। आसमान में शक्तिशाली सुनहरी रोशनी बार बार चमक रही थी और हर बार उसके बदलने पर पूरा आकाश तेज रोशनी से भर जाता था। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की आंखों में लाल चमक उभरी, लेकिन उसने कोई और हरकत नहीं की, बस टैंग सान के साथ आमने सामने खड़ा रहा। टैंग सान गॉड रेल्म सेंटर को नियंत्रित करता था, इसलिए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जबरदस्ती आगे नहीं बढ़ सका। हालांकि गॉड रेल्म सेंटर की शक्ति सीधे उन लॉ एनफोर्सर्स पर असर नहीं डाल सकती थी, लेकिन गॉड रेल्म कमेटी के सहारे उनकी रक्षा बेहद मजबूत थी। अगर टैंग सान ने गॉड रेल्म सेंटर का डिफेंसिव इफेक्ट सक्रिय कर दिया तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी कुछ नहीं कर पाता। यह वह स्थिति नहीं थी जिसे वह देखना चाहता था। बेशक अगर टैंग सान ऐसा करता तो इसका मतलब हार मानना होता। गॉड रियल्म का लॉ एनफोर्सर होने के नाते और वर्तमान शासक होने के नाते वह यह काम तब तक नहीं करता जब तक बिल्कुल मजबूरी न हो। दूर खड़े स्थिर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को देखते हुए टैंग सान के मन में कई तरह के विचार उठते रहे, लेकिन उसके चेहरे के भाव नहीं बदले। उसके हाथ में पकड़ा गोल्डन ट्राइडेंट लगातार अनफिक्स्ड स्टॉर्म की लहरें भेजता रहा, जिससे गॉड ऑफ निर्वाणा की खपत बढ़ती जा रही थी। आसमान में बिजली और घनी होती गई और सुनहरे छल्ले भी बढ़ते चले गए। तुलना में गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन थोड़ा दबाव में दिख रहा था। टैंग सान, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने अचानक गरज कर कहा। टैंग सान की आंखें सख्त हो गईं। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, जिद मत करो। तुम भी गॉड रेल्म के विकास के लिए ही सोच रहे हो, बस अपने देवताओं को लेकर थोड़ा ज्यादा अड़ियल हो गए हो। मैं तुमसे बहस नहीं कर रहा, तुरंत हमला रोक दो। गॉडेस ऑफ लाइफ को बुलाओ। तुम अब भी गॉड रेल्म के लॉ एनफोर्सर हो। हालांकि टैंग सान को नहीं पता था कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने गॉडेस ऑफ लाइफ के साथ क्या किया था, लेकिन मौजूदा हालात देखकर साफ था कि उसने किसी तरीके से गॉडेस ऑफ लाइफ को यहां आने से रोक दिया था। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने ठंडे स्वर में कहा, टैंग सान, भोले मत बनो। जब मैंने आज यह कदम उठाया तो इसकी योजना बहुत पहले से बना रखी थी। तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा। तुम गॉड रेल्म में कितने समय से हो, और मैं और गॉडेस ऑफ लाइफ गॉड रेल्म की शुरुआत से ही मौजूद है। जीवन और विनाश एक दूसरे को जन्म देते और एक दूसरे को रोकते हैं। गॉड रेल्म और मानव संसार में हमारे बीच अनगिनत कारण और परिणाम जुड़े हैं। आज गॉड रेल्म के विकास के मेरे संकल्प को कोई नहीं रोक सकता, न तुम और न ही कोई और देवता। चाहे दोनों महान गॉड किंग्स ही क्यों ना मौजूद होते, मैं अपना इरादा नहीं बदलता। थर्ड सीनियर, इसी पल एक नरम सी आवाज गूंजी। टैंग सान का शरीर हल्का सा कांप गया और उसने एक दिशा में देखा। उसने देखा कि बैंगनी काले बादल के पास दो आकृतियां शांति से प्रकट हो चुकी थीं। क्या वह उसकी पत्नी शाओवू नहीं थी, जिसने अभी पुकारा था? शाओवू के पीछे एक लंबा आदमी खड़ा था, जिसके पूरे शरीर पर आर्मर था। उसने शाओवू की दोनों बाहें जकड़ रखी थीं, जिससे वह हिल भी नहीं पा रही थी। शाओवू का पेट काफी बड़ा हो चुका था और वह रोने ही वाली थी। साफ दिख रहा था कि वह पूरी तरह उस व्यक्ति के नियंत्रण में थी। हमेशा शांत रहने वाले टैंग सान का चेहरा आखिरकार बदल गया। उसने गुस्से में गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ओर देखते हुए चिल्लाकर कहा कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, तुम अपने लॉ एग्जीक्यूटर को चुपके से डिवाइन रेल्म्स कमेटी में घुसने का आदेश देने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें डिवाइन पनिशमेंट का डर नहीं है? जो गॉड रेल्म सेंटर को नियंत्रित करता है वह निश्चित रूप से डिवाइन पनिशमेंट गिरा सकता है। भले ही डिवाइन पनिशमेंट सीधे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जैसे लॉ एनफोर्सर पर असर न करे, लेकिन चाहे वह फर्स्ट लेवल गॉड ही क्यों ना हो, डिवाइन पनिशमेंट का सामना करना बेहद भयानक होगा। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने ठंडे स्वर में कहा कि क्या तुम्हारी हिम्मत है डिवाइन पनिशमेंट भेजने की?
तुम्हारी पत्नी और बच्चे वहीं हैं। भले ही तुम गॉड रियलम सेंटर को नियंत्रित करते हो, तुम गॉड पनिशमेंट को इस तरह नियंत्रित नहीं कर सकते कि सिर्फ एक गॉड ऑफ डैमेज को ही मारा जाए। अगर तुम्हें अपनी पत्नी और बच्चों के इसमें फंसने का डर नहीं है, तो डिवाइन पनिशमेंट भेजकर देख लो। टैंग सान कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसके हाथ में पकड़ा गोल्डन ट्राइडेंट अब आगे नहीं बढ़ सका। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने अचानक दहाड़ते हुए कहा कि तुम्हारा अनफिक्स्ड स्टॉर्म अब स्वीकार कर लिया गया है। एक बैंगनी काली बिजली गिरी, जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और शावू से ज्यादा दूर नहीं गिरी। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ताकत के साथ भले ही यह बिजली सीधे उस पर गिरती, उसे कुछ भी नहीं होता, लेकिन शाओवू ऐसा सहन नहीं कर सकती थी। शाओवू चीख पड़ी और उसका शरीर हल्का सा कांप गया। शाओवू की स्थिति काफी विशेष थी। वह टैंग सान के साथ मिलकर सी गॉड और आसुरा गॉड दोनों की शक्ति को चला सकती थी, लेकिन उस समय जो परीक्षा उसने झेली थी वह टैंग सान की तुलना में काफी कम कठोर थी। इसलिए वह असल में एक काफी विशेष देवी थी। ताकि वह टैंग सान के साथ मिलकर दोनों महान गॉड पोजीशंस को संभाल सके, शाओवू आखिरकार टैंग सान की पत्नी के रूप में गॉड रेल्म में आई। जरूरत पड़ने पर वह टैंग सान की मदद करके किसी गॉड पोजीशन को नियंत्रित कर सकती थी, लेकिन सामान्य हालात में उसके पास सिर्फ सेकंड लेवल गॉड की शक्ति ही थी। गर्भवती होने के बाद श्याओवू का शरीर साफ तौर पर और कमजोर हो गया था। इस समय वह अब किसी फर्स्ट लेवल गॉड की क्षमता को नियंत्रित करने में असमर्थ थी। असुरा गॉड सीड की तो बात ही छोड़ दें, जो हत्या की आभा से भरी हुई थी। जब गॉड ऑफ डैमेज श्याओवू के साथ प्रकट हुआ तो टैंग सान तुरंत समझ गया। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने यह साजिश बहुत पहले ही रच ली थी। वही व्यक्ति था जिसने फेडिंग डिवाइन थंडर का ध्यान भटकाया और फिर डिस्ट्रक्शंस ऑर्डर का उपयोग करके गॉड ऑफ डैमेज को चुपके से डिवाइन रेल में भेजा ताकि वह शाओवू को पकड़ सके। सी गॉड ने अपने सिर के ऊपर गोल्डन ट्राइडेंट उठा ली। अनफिक्स्ड स्टॉर्म से बने सुनहरे हेलो घूमते हुए वापस आए, नीचे गिरे और फिर से सी गॉड की गोल्डन ट्राइडेंट में समा गए। डिस्ट्रक्शन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने नीच निकलोगे। टैंग सान के मुंह से ये शब्द लगभग दहाड़ बनकर निकले। गॉड रेल्म में हर कोई जानता था कि टांग सान और शाओवू पति पत्नी के रूप में कितना गहरा रिश्ता रखते हैं, और शाओवू टांग सान की सबसे बड़ी कमजोरी थी। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने बेपरवाही से कहा कि सिर्फ तुम्हारी पत्नी ही नहीं, तुम्हारी बेटी और दामाद भी मेरे नियंत्रण में हैं। तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। लेकिन चिंता मत करो, मैं गॉड रेल्म के नियमों का पालन करूंगा और तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आंखों से देखो कि मैंने गॉड रेल्म को कैसे समृद्ध बनाया। उस समय मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन तब तुम लॉ एनफोर्सर बनने के योग्य नहीं रहोगे। इसे पकड़ लो। टांग सान का चेहरा बार बार बदलता रहा, लेकिन उसके हाथ में पकड़ा गोल्डन ट्राइडेंट धीरे धीरे नीचे आ गया। सुनहरी रोशनी की एक चमक के साथ गोल्डन ट्राइडेंट प्रकाश की एक धारा में बदल गया, टांग सान के शरीर में समा गया और गायब हो गया। लगभग उसी समय गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बैंगनी काली रोशनी की एक लकीर में बदल गया और पल भर में टांग सान के सामने प्रकट हो गया। उसने टांग सान के सीने पर एक हथेली दे मारी। थर्ड सीनियर, दूर से श्याओवू की चीख सुनाई दी। टांग सान न तो बचा और न ही पीछे हटा। वह बस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को जलती हुई नजरों से देखता रहा। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की दाहिनी हथेली टांग सान के सीने पर टिकी। उसी पल अनगिनत बैंगनी काले प्रकाश चिन्ह अजीब सिंबल्स में बदल गए और टैंग सान के शरीर के चारों ओर घूमने लगे। ये सिंबल्स लगातार बनते रहे और फिर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की दाहिनी हथेली में समा गए। उन सिंबल्स के भीतर की तीव्र बैंगनी काली रोशनी जैसे टैंग सान के शरीर में उड़ेली जा रही हो। टैंग सान का चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ने लगा, लेकिन वह बिल्कुल नहीं हिला। उसने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को जो करना था करने दिया। टैंग सान ने एक कराह भरी, उसका शरीर डगमगाया और वह हवा में कई मीटर पीछे उड़ गया। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने भी अपनी दाहिनी हथेली वापस खींच ली। साफ देखा जा सकता था कि टांग सान के सीने पर अब एक बैंगनी काला रून उभर आया था, जो भंवर जैसा दिखता था। उस रून के भीतर रोशनी थी, लेकिन बैंगनी काली आभा ने टांग सान के पूरे शरीर को ढक लिया था। टांग सान की पीठ पर मौजूद सी गॉड का लाइट व्हील गायब हो चुका था और डिवाइन पावर की शक्तिशाली आभा भी खत्म हो गई थी। इस समय वह बिल्कुल एक आम इंसान जैसा लग रहा था। टांग सान ने शांति से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को देखा और धीरे से कहा कि डिस्ट्रक्शन, मुझे उम्मीद है कि तुम गॉड रेल्म का पापी नहीं बनोगे। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का शरीर हल्का सा कांपा। उसने कहा कि अब बातें बेकार हैं, सब कुछ जीत और हार पर निर्भर करता है। यह कहते हुए उसने हाथ हिलाया और टांग सान उड़ता हुआ शाओवू की दिशा में चला गया,
और उसके सामने आकर रुका। थर्ड सीनियर, तुम्हें क्या हुआ? थर्ड सीनियर, ये सब मेरी गलती है। स्याओ घबरा गई थी। उसकी खूबसूरत आंखें आंसुओं से भर गई थीं। तैंग सान मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि चाहे गॉड स्लैंडर हो या लॉ एनफोर्सर, मेरे दिल में ये सब मेरी शाओ के साथ रहने से ज्यादा अहम नहीं है। थर्ड सीनियर शाओ खुद को टैंग सान की बाहों में फेंक दी। भारी आर्मर में खड़ा गॉड ऑफ डैमेज उन्हें रोकने नहीं आया। टैंग सान की डिवाइन पावर पूरी तरह से सील हो चुकी थी और अब वह कोई खतरा नहीं था। टैंग सान ने अपना दाहिना हाथ हल्का सा झटका और 8 नोक वाले सितारे के आकार की एक सुनहरी चाबी उड़कर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ओर चली गई। मेरे दिल में सियावू के सामने बाकी सब कुछ कुछ भी नहीं है। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने वह चीज हाथ में ली और उसकी आंखों में लाल रोशनी अचानक उग्र हो गई। यह गॉड रेल्म सेंटर को नियंत्रित करने की चाबी थी। आखिरकार उसे यह मिल ही गई। वह इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था, बहुत ही लंबे समय से। स्याओ वू जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली है। हमारे साथियों के नाते कृपया हमें किसी ऐसे स्थान पर भिजवा दीजिए जहां माहौल थोड़ा बेहतर हो। टैंग सान ने शाओ वू को थामे हुए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से कहा, उन्हें वहां ले जाओ। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने हाथ हिलाया। चांदी जैसी रोशनी का एक घेरा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से निकला, टैंग सान और शाओ वू को अपने भीतर लपेटा और एक दिशा में उड़ गया। पीछे मुड़कर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने गॉड रेल्म कमेटी की ओर देखा। उसकी आंखों में उत्साह धीरे धीरे पागलपन में बदलने लगा। आखिरकार आखिरकार मैं वह गॉड किंग बन गया हूं जो पूरे गॉड रेल्म को नियंत्रित करता है। गॉड ऑफ काइंडनेस, गॉड ऑफ ईविल और टैंग सान, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि तुम सब गलत थे। गॉड रेल्म सिर्फ मेरे नियंत्रण में ही अपनी सबसे शानदार चमक बिखेर सकता है और ज्यादा प्लेन्स को नियंत्रित कर सकता है और ज्यादा माइंड पावर का आनंद ले सकता है। यह कहते हुए वह पहले ही गॉड रेल्म कमिटी की ओर उड़ चुका था। पल भर में उसमें समा गया और गायब हो गया। कुछ ही देर बाद जिस विशाल महल में गॉड रियल्म कमेटी स्थित थी, वह धीरे धीरे बैंगनी काली चमक से ढकने लगा। उसके चारों ओर मौजूद बादल भी उसी बैंगनी काले रंग में बदल गए और विनाश की भावना फैलने लगी। गॉड ऑफ इमोशंस और गॉड ऑफ बटरफ्लाई काफी देर तक उड़ते रहे और अंत में बादलों के एक समुद्र में आकर रुके। गॉड ऑफ इमोशंस की व्यक्तिगत शक्ति ओरिजिनल सिन गॉड्स से भी ज्यादा नहीं थी, लेकिन जब वह गॉड ऑफ बटरफ्लाई के साथ मिलकर सोल फ्यूजन करता था तो वे जो तात्कालिक युद्ध शक्ति निकाल सकते थे वह किसी एक ओरिजिनल सिन गॉड से बिल्कुल भी कम नहीं थी, बल्कि कहीं ज्यादा थी। इसी वजह से वे आखिरकार बच निकलने में सफल हो गए। यूहाओ, अब हमें क्या करना चाहिए? बटरफ्लाई गॉड ने गॉड ऑफ इमोशंस से पूछा। उसके चेहरे पर हल्की सी घबराहट थी। जो बात गॉड ऑफ इमोशंस सोच रहा था वही बात वह भी समझ चुकी थी। गॉड ऑफ इमोशंस कुछ देर चुप रहा। मौजूदा हालात बहुत खराब हैं। गॉड रेल्म में हमारा समय बहुत कम रहा है और हम यहां से ठीक से परिचित भी नहीं हैं। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता के कौन कौन से दोस्त हैं? जितने ज्यादा शक्तिशाली हों उतना बेहतर। बटरफ्लाई गॉड ने कहा, तुम किसी से मदद मांगना चाहते हो? गॉड ऑफ इमोशंस ने हल्का सा सिर हिलाया। मौजूदा स्थिति देखकर लगता है कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने शायद मेरे ससुर के खिलाफ भी कदम उठा लिया है। जैसे ही वह गॉड रेल्म सेंटर को नियंत्रित कर लेगा, हमारा भागना बेकार हो जाएगा। गॉड रेल्म सेंटर के जरिए वह हमें बहुत जल्दी ढूंढ सकता है। इसलिए अभी हम जो कर सकते हैं वह यह है कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने जो किया है उसकी बात जल्द से जल्द पूरे डिवाइन वर्ल्ड में फैला दें ताकि वहां हलचल मच सके। तभी हमारे पास कोई मौका होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, बटरफ्लाई गॉड ने जोर से कहा। मुझे विश्वास नहीं होता कि पापा इतने कमजोर हैं। भले ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन उनसे निपटना चाहे, यह इतना आसान नहीं होगा। पापा के पास गॉड रियल्म सेंटर है। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन उन्हें कैसे हरा सकता है? गॉड ऑफ इमोशंस ने जल्दी से अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और कहा, वूटोंग, घबराओ मत, मेरी बात सुनो। जब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने इस समय सीधे हम पर हमला करने की हिम्मत की है तो इसका मतलब है कि उसने पूरी योजना पहले से बना रखी है और वह इसे करने से पहले पूरी तरह आश्वस्त था। हो सकता है कि मेरे ससुर सच में उससे पूरी तरह पराजित न हुए हों, लेकिन यह संभावना कम भी नहीं है। अगर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने गॉड रेल्म सेंटर पर कब्जा कर लिया तो हमारे लिए बचना नामुमकिन हो जाएगा। 4 ओरिजिनल सिन गॉड्स के लौटने के बाद हम और भी मुसीबत में पड़ सकते हैं, इसलिए अभी हमें शांत रहना होगा। बटरफ्लाई गॉड ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन 8 से ज्यादा फर्स्ट लेवल गॉड्स को नियंत्रित करता है।
और अपनी खुद की ताकत मिलाकर वह गॉड रेल्म की आधी उच्च स्तरीय युद्ध शक्ति रखता है। लेकिन गॉड रेल्म की असली चरम शक्ति अभी भी दो गॉड किंग्स और गॉड काउंसिल के 3 लॉ एनफोर्सर्स के हाथ में है। मेरे पिता और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन सिर्फ उनमें से एक हैं। उनके अलावा गॉड ऑफ काइंडनेस, गॉड ऑफ ईविल और गॉडेस ऑफ लाइफ भी हैं। गॉडेस ऑफ लाइफ दयालु और कोमल हैं। जब उन्होंने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से विवाह किया था, तो वह उसके विनाशकारी स्वभाव को शांत करने के लिए था। अगर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने मेरे पिता पर हमला किया होता, तो वह सबसे पहले इसका विरोध करती। गॉड ऑफ काइंडनेस और गॉड ऑफ ईविल भले ही गॉड रेल्म में ज्यादा समय से न आए हों, लेकिन वे आखिरकार गॉड किंग की विरासत संभाल चुके हैं। उनके पास असाधारण शक्ति है। जब वे पति पत्नी के रूप में साथ काम करते हैं, तो न मेरे पिता और न ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अकेले उनकी तुलना कर सकते हैं। फिर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कैसे गॉड रेल्म सेंटर और पूरे गॉड रेल्म कमेटी को नियंत्रित कर सकता है? गॉड ऑफ इमोशंस ने हल्के से सिर हिलाया। तुम्हारी बात सही है। अभी अटकलें लगाने का कोई फायदा नहीं है। तुम अपने पिता से संपर्क करने की कोशिश करो, देखें कोई जवाब मिलता है या नहीं। अगर जवाब मिल गया तो सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। बटरफ्लाई गॉड की सुंदर आंखों में रोशनी चमक उठी। हां, मैं यह कैसे भूल गई। यह कहते हुए उसने धीरे धीरे आंखें बंद कर लीं। एक बैंगनी सुनहरा हेलो ऊपर उठा। बटरफ्लाई गॉड के माथे पर ट्राइडेंट के आकार का एक सुनहरा रून उभर आया, जो धीरे धीरे रोशनी के एक घेरों में बदल गया और उसके पूरे शरीर को ढक लिया। गॉड ऑफ इमोशंस ने भी आंखें बंद कर लीं। उसकी सोल खिल उठी और शक्तिशाली सोल पावर चारों ओर फैल गई, एक बेहद विशाल क्षेत्र को ढकते हुए। गॉड रेल्म में सोल कल्टीवेशन के मामले में वह 5 लॉ एनफोर्सर से अभी भी कमजोर था। बटरफ्लाई गॉड के चेहरे के भाव धीरे धीरे बदलने लगे और गॉड ऑफ इमोशंस का हाथ पकड़ने वाली उसकी उंगलियां अनजाने में कस गईं। गॉड ऑफ इमोशंस ने उसका हाथ मजबूती से थामा और अपनी शक्ति से उसे थोड़ा सहारा दिया। सुनहरी रोशनी सिमट गई। बटरफ्लाई गॉड ने गॉड ऑफ इमोशंस की ओर देखा, लेकिन उसकी गुलाबी नीली सुंदर आंखें आंसुओं से भर चुकी थीं। वुटोंग, मत रो। क्या हुआ? गॉड ऑफ इमोशंस ने उसे जल्दी से गले लगा लिया। टैंग वुटोंग ने कहा, सच में पापा के साथ कुछ हो गया है। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने मम्मी को बंधक बनाकर पापा को धमकाया। पापा और मम्मी दोनों को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने कैद कर लिया है और पापा की शक्ति भी सील कर दी गई है। उन्होंने हमें वहां आने को कहा है। मेरी सोल में पापा की बची हुई शक्ति मौजूद है, जो थोड़े समय के लिए हमें गॉड रियल्म सेंटर द्वारा खोजे जाने से बचा सकती है। गॉड ऑफ इमोशंस ने गंभीर आवाज में कहा। वुटोंग, इस समय हमें शांत रहना होगा। जब मेरे ससुर ने हमें बुलाया है, तो उनके पास जरूर कोई तरीका होगा। घबराओ मत। चाहे कुछ भी हो, हम अपने ससुर और सास को जरूर बचाएंगे। हाँ। बटरफ्लाई गॉड ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। उसके माथे पर सुनहरी रोशनी फिर से चमक उठी। ट्राइडेंट का चिन्ह मुलायम सुनहरे हेलो के साथ फैल गया और दोनों को ढक लिया। उन्होंने दिशा तय की और आसमान की ओर उड़ चले। गॉड रेल्म कमेटी। चमकदार और भव्य हॉल पूरी तरह से बैंगनी काले रंग की एक परत से ढका हुआ था, जिससे पूरा हॉल पहले से कहीं ज्यादा अंधेरा लग रहा था। हर तरफ विनाश की एक बेहद शक्तिशाली भावना फैली हुई थी। यहां तक कि फर्स्ट लेवल गॉड होने के बावजूद 7 ओरिजिनल सिन गॉड्स भी यहां आकर हल्का सा कांप रहे थे। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अब भी पूरी तरह अपनी बड़ी क्लोक के नीचे छिपा हुआ था। उसकी रक्त लाल आंखें पहले से कहीं ज्यादा गंभीर और उदास लग रही थीं। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने ठंडे स्वर में पूछा कि आखिर हो क्या रहा है। गॉड ऑफ ग्रीड ने थोड़ी झिझक के साथ जवाब दिया कि गॉड ऑफ इमोशंस, गॉड ऑफ बटरफ्लाई, गॉड ऑफ वॉर और गॉड ऑफ स्पीड की ताकत उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा निकली। अलग अलग देखें तो उनकी व्यक्तिगत क्षमता ज्यादा नहीं थी, लेकिन उनमें मिलकर लड़ने की खास क्षमता थी। गॉड ऑफ वॉर, गॉड ऑफ स्पीड, गॉड ऑफ इमोशंस और गॉड ऑफ बटरफ्लाई सभी के पास ऐसी संयुक्त क्षमता है। जब उनकी ताकत अचानक बढ़ी, तो वह हमारी उम्मीदों से बाहर चली गई। खासकर गॉड ऑफ इमोशंस और गॉड ऑफ बटरफ्लाई, जब वे मिलकर अपनी शक्ति दिखाते हैं, तो उनकी कॉम्बैट पावर लगभग लॉ एनफोर्समेंट के स्तर तक पहुंच जाती है। हम पूरी तरह तैयार नहीं थे और उसी वजह से वे हमें चकमा देकर निकल गए। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने ठंडे और कठोर स्वर में कहा कि लालच, आलस्य, घमंड और ईर्ष्या जैसे पापों के बावजूद 4 फर्स्ट लेवल गॉड्स सिर्फ एक फर्स्ट लेवल गॉड की अगुवाई वाले 4 गॉड्स को नहीं रोक पाए। फिर तुम लोग आखिर किस काम के हो? गॉड रेल्म सेंटर हासिल करने के बाद गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की आभा पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गई थी।
उसके सामने ओरिजिनल सिन गॉड्स में से कोई भी विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। विनाश की वह दमनकारी भावना उनके सिर के पीछे मौजूद लाइट व्हील्स को तूफान की तरह हिला रही थी। गॉड ऑफ ग्रीड ने कहा कि अगर उनके लॉर्ड गॉड रेल्म सेंटर की मदद से उनकी लोकेशन पता कर लें तो वे तुरंत जाकर उन्हें ढूंढ लेंगे और इस बार उन्हें भागने का कोई मौका नहीं देंगे। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने कहा कि अभी नहीं। उसने अभी अभी गॉड रेल्म सेंटर प्राप्त किया है और उसे इसे पूरी तरह अपनाने और इसके साथ तालमेल बिठाने के लिए समय चाहिए। फिलहाल उनके भाग जाने से ज्यादा परेशानी नहीं होगी। वे ओरिजिनल प्लान के अनुसार ही आगे बढ़ेंगे। जब तक उनका काम पूरा नहीं हो जाता तब तक कोई भी गॉड उसके शासन का विरोध नहीं कर पाएगा। इसके बाद गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने गहरी आवाज में गॉड ऑफ लस्ट को पुकारा। गॉड ऑफ लस्ट तुरंत आगे आई और सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने गंभीर स्वर में आदेश दिया कि वह जाकर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ मिलकर उस जगह की निगरानी करे जहां गॉड्स को कैद करके रखा गया है। भले ही उन गॉड्स की शक्ति सील कर दी गई हो, लेकिन उन दो छोटे बच्चों के बचाव के लिए आने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा में कोई डील नहीं होनी चाहिए। गॉड ऑफ लस्ट ने तुरंत कहा कि वह पूरी तरह सावधानी बरतेगी और किसी को भी कोई मौका नहीं देगी। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने उसे जाने का इशारा किया। गॉड ऑफ लस्ट सम्मानपूर्वक प्रणाम करके वहां से चली गई। बाहर जाते समय उसके मन में एक दृश्य उभर आया। लावे में पड़ा वह मोटा आदमी बार बार उसके दिमाग में घूमने लगा। उसे यह जानकर हैरानी हुई कि ओरिजिनल सिन गॉड होने के बावजूद वह उस समय उसकी आंखों में दिखी भावना को भूल नहीं पा रही थी। वह गहरी उदासी जो दिल के मर जाने से भी ज्यादा भयानक थी, उसके दिल को थोड़ा सा हिला गई। गॉड ऑफ लस्ट के जाने के बाद गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने बाकी ओरिजिनल सिन गॉड्स को भी आदेश दिया कि वे सभी अपने अपने काम पर लग जाएं। चाहे हालात कुछ भी हों, उन्हें इस मिशन को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। गॉड ऑफ जेलसी ने थोड़ा चिंतित होकर पूछा कि अगर गॉड ऑफ गुड और गॉड ऑफ ईवल अचानक वापस आ गए तो क्या होगा। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने सिर हिलाते हुए कहा कि वे फिलहाल वापस नहीं आ पाएंगे। उसने उनके लिए जो मुसीबत खड़ी की है वह जल्दी खत्म नहीं होगी। गॉड रियल में एक दिन नीचे की दुनिया में 1 साल के बराबर होता है। इस बार उसने डिस्ट्रक्शन इंटेंट का इस्तेमाल किया है, जिससे लौटते समय उन्हें टाइम कोलैप्स की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा और समय कुछ हद तक पीछे की ओर जाएगा। कम से कम तब तक वे वापस नहीं आ पाएंगे जब तक उनका यह ऑपरेशन पूरा नहीं हो जाता, और अगर बाद में लौट भी आए तो तब तक जो हो चुका होगा उसे वे बदल नहीं पाएंगे। यह सुनकर सभी ओरिजिनल सिन गॉड्स ने राहत की सांस ली। इस बार की कार्रवाई इतनी अचानक थी कि ओरिजिनल सिन गॉड्स खुद भी थोड़ा असहज महसूस कर रहे थे। भले ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और ओरिजिनल सिन गॉड्स मिलकर पूरे गॉड रेल्म की सबसे शक्तिशाली ताकत हों, लेकिन गॉड रेल्म बहुत विशाल है और वहां गॉड्स की संख्या भी बहुत ज्यादा है। वहां 1 दर्जन से ज्यादा अन्य फर्स्ट लेवल गॉड्स भी मौजूद हैं। अगर गॉड ऑफ गुड और गॉड ऑफ ईवल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के खिलाफ खड़े होकर बाकी गॉड्स को भड़काते तो उसका शासन इतना स्थिर नहीं रहता। पहले सी गॉड के शासन में एक बात अच्छी थी कि उसने कभी सत्ता की लालसा नहीं दिखाई, गॉड रेल्म की संरचना को ढीला बनाए रखा और किसी तरह के गुट नहीं बनाए। इसी वजह से आम गॉड्स के बीच उसकी प्रतिष्ठा बहुत ऊंची थी। अब जब सी गॉड की बेटी और दामाद भाग चुके हैं तो यह खबर फैलना तय है। गॉड रेल्म में आने वाले तूफान की कल्पना की जा सकती है। हालांकि फिलहाल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गॉड रेल्म सेंटर के सहारे सुरक्षित है, लेकिन समय बीतने के साथ हालात मुश्किल हो सकते हैं। इसीलिए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन सही है। उन्हें सबसे कम समय में इस ऑपरेशन को पूरा करना होगा और गॉड रेल्म का विस्तार करना होगा। ऐसा होने पर गॉड रेल्म निचली दुनियाओं से और ज्यादा माइंड पावर सोख पाएगा, जिससे सभी गॉड्स को फायदा होगा। एक बार यह काम सफल हो गया तो शासन को लेकर किसी भी तरह की चिंता नहीं रहेगी। सभी ओरिजिनल सिन गॉड्स चुपचाप हॉल से निकल गए। पूरे गॉड रेल्म कमेटी हॉल में अब सिर्फ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ही बचा था। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के शरीर से हल्की रोशनी फैलने लगी। उसकी आंखें और भी गहरी हो गईं और उसने खुद से बुदबुदाते हुए सोचा कि क्या वह जो कर रहा है वह सही है या गलत। एक पल के लिए उसके मन में संदेह आया, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में पागलपन भरी चमक लौट आई। उसने खुद से कहा कि यह बिल्कुल सही है। चाहे कुछ भी हो, वह अपने मिशन को जारी रखेगा। विनाश का अंत सृजन है। अगर ऐसा ही है तो वह सबको अपनी सृजन करने की क्षमता दिखाएगा। गॉड रेल्म सिर्फ उसके आदेश में ही और ज्यादा शक्तिशाली बन सकता है और भविष्य में हर चीज को नियंत्रित करने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और आने वाले नए एपिसोड के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।